हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइफर सिविल। तो चलिए जी, हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था कवर? गवर्नर्स की डिस्क्रिशनरी पावर्स से रिलेटेड जो भी हमारी कंट्रोवर्सी एंड रिफॉर्म्स थे। अब आगे चलते हैं, आज हम देखते हैं आज हमें क्या कवर करना है, ठीक है? हाँ जी, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ आर्टिकल से कि जो इसके बेसिक फीचर्स होते हैं, जैसे इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इसका टेन्योर क्या होता है, गवर्नर का क्वालिफिकेशन क्या होती है, सारी चीज़ें समझते हैं विद देयर आर्टिकल्स, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 155 की। ये किस चीज़ की बात करता है? ये गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात करता है, ठीक है? अच्छा, मैं एक चीज़ ये भी आपको बता दूँ, तो अभी मैंने लास्ट में ना लिखा हुआ प्रॉपर 153 से 162 आर्टिकल तक का गवर्नर है, तो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक के थ्रू यूट्यूब से लिया ऑब्वियसली। तो मैंने वहाँ से ट्रिक लिया, जिससे आप ना एक बार ट्रिक याद कर लिया ना, आपको गवर्नर पूरा ऑन योर फिंगर टिप होगा। बात करते हैं सबसे पहले 155 आर्टिकल की, ठीक है? ये हमारे गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। तो देख लेते हैं कि गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट होती है ना, स्टेट में गवर्नर आता है एग्जीक्यूटिव पोजीशन को अपने होल्ड करने के लिए, तो किस तरीके से आता है? सो ही नीदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल नॉट इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्टोरल कॉलेज एज इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट। जैसे हम देखते हैं ना कि प्रेसिडेंट के केस में अंडर आर्टिकल 54 की एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब कि उन लोग ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे जो आर्टिकल 54 के अंदर मेंशन है, जो उनके इलेक्टोरल कॉलेज में हमारे वो लोग आते हैं, वही लोग हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन गवर्नर के केस में ऐसा नहीं है। गवर्नर को ना ही कोई इंडिविजुअल डायरेक्टली इलेक्ट करता है, ना ही इनडायरेक्टली इलेक्ट करता है, ठीक है? नहीं किसी इलेक्टोरल कॉलेज की जरूरत है गवर्नर के लिए। ये अपॉइंटमेंट कैसे होता है? इसका अपॉइंटमेंट होता है डायरेक्टली बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। मतलब ये समझ लीजिए, सिंपल सा मतलब ये ना, इस लाइन का बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील कि भैया भेज देगा प्रेसिडेंट, लिखिएगा यूपी के गवर्नर आने वाले दिनों के लिए, लेट्स से फ्रॉम 2027 2023 टू 2025, 5 साल का होता है वैसे टेन्योर, बस मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ। अच्छा समझ लीजिए 5 साल ही, 2023 से लेट्स से 2028 तक हमारी ये पर्टिकुलर व्यक्ति हमारे यूपी के गवर्नर रहेंगे, उस पे लगा देगा अपनी मुहर। कौन? प्रेसिडेंट। इसी को बोलते हैं अंडर हिज हैंड बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो इसका अपॉइंटमेंट सीधे-सीधे प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया। बट इन रियलिटी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय प्राइम मिनिस्टर एडवाइज प्रेसिडेंट। अच्छा देखिए, जैसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट इन रियलिटी क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय प्राइम मिनिस्टर उसको रिकमेंडेशन देते हैं कि इस व्यक्ति को इस पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर बनाना है, और प्रेसिडेंट से वैसा काम करता है। तो फॉर्मली देखा जाए तो प्रेसिडेंट ही अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहा है किसको? गवर्नर को। बट अगर इन रियलिटी देखा जाए, जो रियल पावर किसके पास वेस्ट कर रही है, वो हमारी किसके पास हो रही है? प्राइम मिनिस्टर के पास में, ठीक है? चलिए, in a way, he or she is a nominal agent of central government, but as held by Supreme Court in 1979, that office of governor is not an employment under central government. It's an independent constitutional office and it is not under control or subordinate to central government. सिंपल सी चीज़ है, और यही फॉलो करता है कैनेडियन मॉडल ऑफ अपॉइंटमेंट। मतलब कनाडा में भी यही होता है कि जो गवर्नर होता है वो एक तो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, वो किसी के सबॉर्डिनेट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट या कंट्रोल में नहीं है। लेकिन ये क्या है? ये भी फॉर्मली ही है। वैसे इंडिया में परफॉर्म होता है, हमारे इंडिया में भी हो रहा है, जैसे कनाडा में हो रहा है। तो फॉर्मली है, इसका मतलब इन रियलिटी देखा जाए तो क्या हो रहा है कि गवर्नर एक तरीके से एजेंट है। वैसे तो हम एजेंट बोलते हैं, बट किसी परवी में काम कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के परवी में, सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है, ठीक है? अब बात करते हैं 157 आर्टिकल के अंदर क्वालिफिकेशन मेंशन है कि गवर्नर को किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन नेसेसरी है, ठीक है? सो बाय कन्वेंशन गवर्नर शुड नॉट बी फ्रॉम सेम स्टेट टू इंश्योर इम्पार्शियलिटी। अब तुरंत ये बताइए कि हमने लास्ट क्लास में बात किया ना कि किसका ये विजन था, या किसने हमारा ये रिफॉर्म के लिए, गवर्नर के इंस्टीट्यूशन में लाने के लिए रिफॉर्म को किसने सजेस्ट किया था कि वो सेम स्टेट से नहीं होना चाहिए, ताकि इम्पार्शियलिटी को मेंटेन रखा जा सके। ये हमारा 157 के अंदर मेंशन है। तो क्वालिफिकेशन क्या है? पहली बात, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, साथ साथ मिनिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर्स की, ठीक है? इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बस रटने वाला है, बस कॉन्सेप्ट इसको एक बार पढ़ने में याद हो जाएगा तो बहुत ईजी होती है सारी चीजें। जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है हमारा ऑलरेडी पहले हमने 2 वीडियो में कवर कर दिया है, ठीक है? अब साथ साथ देख लेते हैं कंडीशन क्या होती है ऑफिस की। शुड नॉट बी मेंबर should not be member of either House of Parliament or House of State Legislature. If he is member, then he is deemed to vacate his seat on the date when he or she enters upon his office as governor. जैसे हम सारे लोगों को देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी देखते हैं, काउंसिल मिनिस्टर को भी देखते हैं कि लेट्स से अगर गवर्नर है, उसको अपॉइंट किया गया हमारे पर्टिकुलर स्टेट के लिए, तो अगर वो हमारा पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कहीं ना कहीं से मेंबर है, तो जब वो जो है एंटर करेगा अपने ऑफिस में, तो उसे उस पोजीशन को वैकेट करनी पड़ेगी, ठीक है? कौन सी पोजीशन? जो उसकी एग्जिस्टिंग पोजीशन होगी। लेट्स से हमारे यूपी की आनंदीबेन पटेल जी हैं, एग्जांपल मैं सिर्फ दे रहा हूँ। तो पहले मान लीजिए वो हमारी लोकसभा से मेंबर थी, यूपी से, यूपी की लोकसभा मेंबर थी, तो क्या हुआ, गवर्नर बनी तो इनको अपनी वाली पोजीशन छोड़नी पड़ेगी लोकसभा वाली। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए गवर्नर। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ये जरा आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहली बात ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, साथ साथ किस अमेंडमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आती हैं, ठीक है? अब बात करते हैं ओथ। ओथ से रिलेटेड, ओथ किसके अंदर डिफाइन की गई है? 159 के अंदर डिफाइन की गई है कि मतलब जो भी हमारा शपथ समारोह, शपथ ग्रहण समारोह होता है गवर्नर का, कि वो सिक्योरिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हमारा सही रखेगा, प्रोटेक्ट करेगा, मान सम्मान करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखेगा, गलत तरीके से काम नहीं करेगा। ओथ ना, ये 159 के अंदर डिफाइन है। इसको कौन कराता है? इसकी ओथ को जो चीफ जस्टिस होता है हमारा कंसर्न हाई कोर्ट का, वो कराता है। और अगर हाई कोर्ट, अगर हमारा वो चीफ जस्टिस प्रेजेंट नहीं ना, तो हमारा सीनियर मुद्दत होगा पर्टिकुलर हाई कोर्ट का, वो हमारा कराएगा इसकी ओथ को। टेन्योर और टर्म क्या होता है गवर्नर का? 156 आर्टिकल के अंदर मेंशन है। पहली बात तो 5 साल का टेन्योर होता है, एज सेम इन केस ऑफ प्रेसिडेंट एंड सब्जेक्ट टू प्लेजर प्रेसिडेंट। इसका सिंपल सा मतलब ये है भैया कि प्रेसिडेंट जब चाहे तब रिमूव कर सकता है किसको? किसको? गवर्नर को जी, एग्जैक्टली। लेकिन अब यहाँ कैच क्या है? यहाँ लिखा प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, बट किसके अंदर काम कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय प्राइम मिनिस्टर, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर जब एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, तब वो रिमूव कर देगा गवर्नर को, ठीक है? लेकिन लिखते हैं क्या है कि प्लेजर प्रेसिडेंट पे काम कर रहा है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। ही कैन रिजाइन एट एनी टाइम थ्रू द रेजिग्नेशन लेटर टू प्रेसिडेंट, कभी भी रिजाइन कर सकता है, रेजिग्नेशन लेटर देगा प्रेसिडेंट को। ही इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन डजंट प्लान ग्राउंड ऑन द गवर्नर में बी रिमूव्ड बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन प्रेसिडेंट। जैसे होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट का गवर्नर है, सॉरी जैसे होता है ना कि प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट है, तो उसके लिए ग्राउंड में मेंशन है कि अगर वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दिया, या सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो जजेस होते हैं तो उनको रिमूव करना है, तो अगर वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जैसे हमारा जो प्रोविजनल बिहेवियर और इनकैपेसिटी ग्राउंड मेंशन है कि अगर ये अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा, तो वैसा कोई ग्राउंड हमारा फॉर गवर्नर के लिए मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है? रोटेट करता है प्रेसिडेंट के ऊपर, और फिर वही बात, प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है जी। अब बात करते हैं गवर्नर की कुछ पावर्स और फंक्शंस की। ये सब हमारे बिल्कुल समझ लीजिए
फैक्चुअल है, जो मैंने कॉन्सेप्ट था वो पूरा कंप्लीट करा दिया, बस ये हमारे याद करने वाले हैं और मेंस के लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले एग्री पार्ट देख लेते हैं गवर्नर की क्या होती है। एग्री पार्ट स्टेट वेस्टर्न गवर्नर आर्टिकल 154 हमने पढ़ लिया है। अपॉइंट चीफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट और कोई भी मिनिस्टर, मिनिस्टर मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट का, वो कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। इलेक्शन कमीशन को करता है, पीएससी मेंबर्स का इलेक्शन कमीशनर करता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो गया उसको करता है, पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को करता है, बहुत लोगों को करता है, मतलब इसकी सारी फ्री पार्ट्स हो गई। रिसीव करता है रिपोर्ट फाइनेंस कमीशन की, क्या की पीसीएफ पब्लिक सर्विस कमीशन की, मतलब फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट होती है ना, जब हमारी स्टेट का बजट लिया टेबल रखा जाता है हर सेशन स्टार्ट करने से पहले, हर ईयर स्टार्ट करने से पहले, तो क्या होता है ये सबसे पहले रिपोर्ट गवर्नर के पास में जाती है इसकी। इसके लेजिस्लेटिव पार्ट्स कौन सी हैं? पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर लाइक प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट, जैसे पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होता है वैसे स्टेट लेजिस्लेचर में विधानसभा विधान परिषद देयर प्रेजेंट और प्लस गवर्नर होता है। सॉरी फॉर माय बैड हैंडराइटिंग। तो समन करता है, प्रोरोग्यू करता है, डिसॉल्व करता है असेंबली अंडर आर्टिकल 174। मतलब ये होगा कि बुलाता है सेशन को, प्रोरोग्यू करता है, सेशन को खत्म करता है, डिसॉल्व कर देता है असेंबली को, जब जो है चीफ मिनिस्टर या तो हमारा क्या होता है इनएबिलिटी टू कॉन्फिडेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में हमारा विधानसभा का हमारा कॉन्फिडेंस नहीं करता है तो क्या करेगा, डिसॉल्व कर दिया असेंबली को। एड्रेस करेगा फर्स्ट सेशन ऑफ इलेक्शन ईच ईयर, मतलब इलेक्शन हुआ, जैसे हमारा विधानसभा का इलेक्शन हुआ उसके पहले सेशन में और साथ साथ हर साल के पहले सेशन में एड्रेस करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। कौन? गवर्नर। सेम इन केस ऑफ प्रेसिडेंट, जैसे प्रेसिडेंट करता है हर बजट हर साल के स्टार्टिंग में प्लस हर इलेक्शन ईयर के बाद में पहला सेशन जो होता है, मतलब सब जो प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों की पावर सेम है, बस आर्टिकल्स का सिर्फ डिफरेंस है, ये जानिएगा। चलिए जी, नॉमिनेट मेंबर्स टू लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड ग्रांटेड नॉमिनेशन अबॉलिश बाय 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। मतलब कुछ ही हमारे स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है और हर स्टेट में हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली का तो नॉमिनेशन ज्वाइंट इंडियन का था कि ज्वाइंट इंडियन हमारे पेपर होते हैं, उनका नॉमिनेशन वो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में 2019 में कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी भी गवर्नर नॉमिनेट कर सकता है मेंबर को। असेंट देता है बिल्कुल आर्टिकल 200, जैसे हमने पढ़ा था, असेंट भी देगा, विरोध भी करेगा, रिटर्न भी करेगा, रिजर्व करेगा प्रेसिडेंट के लिए अंडर आर्टिकल 201। ठीक है, असेंट देगा मतलब बिल को टिक कर दिया, ठीक है, एक्ट बन गया, विरोध कर दिया, बिल को खत्म कर दिया, एक्ट नहीं बनने देंगे, रिटर्न कर दिया कंसिडरेशन के लिए, या जैसे ऑर्डनरी बिल है पास होकर दिया स्टेट लेजिस्लेचर से। गवर्नर ने कहा ऐसा करो भैया, जरा स्टेट लेजिस्लेचर से कहा कि जरा भैया एक बार और गौर फरमाओ इस बिल के ऊपर, इसके प्रोविजंस के ऊपर, और या फिर रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट के लिए अंडर आर्टिकल 21। ऑर्डिनेंस में पावर है अंडर आर्टिकल 213 वैलिड फॉर 6 वीक्स आफ्टर रीअसेंबली ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इसको हम डिटेल पढ़ेंगे 20 इसको हम डिटेल पढ़ेंगे 213 को 213 को। अब इसे ब्रीफ में समझ लेते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर होती है, कानून बनाने की पावर होती है कि लेट से हमारा स्टेट लेजिस्लेचर हमारा सेशन में नहीं है और ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो है इसको कुछ कानून बनाना पड़ जाए गवर्नर को। अब क्योंकि सेशन तो हाउस में है नहीं, तब कैसे बनेगा कानून? इसको बनाने के लिए गवर्नर के पास में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है, लॉ बनाने की टेम्परेरी लॉ होता है, जो कि इसमें लिखा हुआ वैलिड होता है 6 वीक तक का आफ्टर रीअसेंबली ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब लेट्स से कि कोई भी कानून बनाया हमारा गवर्नर ने, वो हमारा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और लेट्स से हमारा स्टेट लेजिस्लेचर फिर हमारा समान हो गया, रीअसेंबली हो गई, मिल गया हमारा स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन अब ये जो हमारा इसने कानून बनाया 6 महीने तक, सॉरी 6 वीक्स तक वैलिड रहेगा, उसके बाद ये लैप्स कर जाएगा अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने उसको रेटिफाई नहीं किया तो। अगर अभी नहीं समझ में आया आपको तो आगे समझ में आने वाला है जब हम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पढ़ेंगे इसकी गवर्नर की। देखते हैं फाइनेंशियल पार्ट क्या होती है गवर्नर की। कि स्टेट का बजट प्रेजेंट किया जाता है गवर्नर के नाम पे, जैसे यूनियन बजट प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के नेम पे। मनी विल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद द गवर्नर्स रिकमेंडेशन, जैसे जैसे सेंटर पे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ही मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारा पार्लियामेंट में। सेम हमारा केस हमारा गवर्नर के साथ में है कि बिना गवर्नर की रिकमेंडेशन के मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है लोकसभा सॉरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, अंडर आर्टिकल 2 इसको डिफाइन करता है, कंट्रोल करता है स्टेट कॉन्टिजेंसी फंड को। कॉन्टिजेंसी फंड क्या होता है जल्दी से आर्टिकल बताइए यूनियन से रिलेटेड कमेंट्स में। ठीक है, कॉन्टिजेंसी फंड बेसिकली वही होता है ना, इमरजेंसी फंड होता है, ये समझ बस ये जान लीजिए। इमरजेंसी फंड होता है कि गवर्नमेंट होती है एक पर्टिकुलर अकाउंट बना करके रखती है, जिसमें वो कहती है कि अगर ऐसा हमारी कुछ सिचुएशन आ जाती है आने वाले फ्यूचर में कि हमें पैसे की जरूरत पड़ी तो यहाँ से पैसा निकाल लेगी, इसको बोलते हैं स्टेट कॉन्टिजेंसी फंड। वैसे सेंटर का कॉन्टिजेंसी फंड होता है। ठीक है, जुडिशियल पावर्स होती हैं, क्लेमेंसी पावर्स अंडर आर्टिकल 161 पार्डन रेमिट कम्यूट सेंटेंसेस अंडर स्टेट लॉ। इसको भी हम जब पार्डन पावर पढ़ेंगे ना पूरी पार्डन मेकिंग पावर जो होती है हमारी इसकी गवर्नर की, तब हम इन डिटेल पढ़ेंगे। अब बस ये जान लीजिए 161 आर्टिकल के अंदर गवर्नर की पार्डन पावर होती है। लेट्स से कोई स्टेट लॉ है और उसके अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर इंसान को पर्सन को क्या किया गया है, सजा दे दी गई है, तो अब गवर्नर के पास में कुछ ऑप्शन होते हैं कि वो पार्डन कर सकता है, रेमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है उस पर्टिकुलर इंसान के सेंटेंस को अंडर स्टेट लॉ। अब इन वर्ड का मतलब क्या है आने वाले लेक्चर में समझेंगे। कंसल्टेड इन हाई कोर्ट जज अपॉइंटमेंट, जब हाई कोर्ट का जज का अपॉइंटमेंट होता है तब जो हमारा सेंटर होता है वो क्या गवर्नर से सजेशन लेता है। डिस्क्रिशनरी पावर होती है हमारी गवर्नर की, जैसे हमने इसको स्टार्टिंग में पढ़ लिया ना, जो भी हमारा सिचुएशनल कॉन्स्टिट्यूशनल या स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी होती है गवर्नर की, लेकिन हम यहाँ पे इन शॉर्ट देख लेते हैं कुछ पॉइंट के फॉर्म में। अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को, हम असेंबली देख चुके हैं, डिसमिस मिनिस्ट्री लूज मेजॉरिटी, जैसे हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, प्रूव नहीं कर पाया कॉन्फिडेंस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में तो डिसमिस कर देगा, डिसॉल्व कर देगा असेंबली को, इफ नो स्टेबल गवर्नमेंट। लेट्स से कि हमारी जो एक्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी है, एक्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, डिसॉल्व कर देगा असेंबली को, रिजर्व करेगा बिल को प्रेसिडेंट के लिए, ये भी हमने देख लिया, रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356, मेजर कंट्रोवर्सी है, ये भी देख लिया पिछली वीडियो में। स्पेशल पार्ट्स एंड शेड्यूल एरियाज, 6th शेड्यूल। अब कमेंट बताइए व्हाट आर द स्टेट्स और एरियाज कम्स अंडर 5th एंड 6th शेड्यूल। ठीक है, ये 6th शेड्यूल हमने पढ़ी था 371 के अंदर आती है इसकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। ठीक है, ओके, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसको यहीं पे एंड करते हैं सेशन को। सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।